हाँ तो बच्चों क्लास 8 सोशल साइंस में आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10। और इसमें भी ये चैप्टर नंबर 10 है लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ एंड सोशल जस्टिस के अंतर्गत पहला आता है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को हम किस प्रकार से प्रमोट करते हैं, तो इसमें है तो बहुत कुछ। अब पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम मेन चीज़ इसके अंदर देखेंगे, आप इनको ही पढ़ें अपने घर से जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें है कि मार्केट प्लेस इज ए ह्यूज नेटवर्क दैट कैन बी समराइज्ड बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कंजम्पशन चेन कंसिस्टिंग ऑफ इन्वेस्टर्स, वेंडर्स, वर्कर्स, लेबरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एक्सपोर्टर्स. The end product is sold to consumer who buy the product. In an ideal scenario, everybody in the chain should benefit. However, the reality is far from this. यानी हम सोशल जस्टिस को किस प्रकार से प्रमोट करते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है। तो ये कहता है कि मार्केट प्लेस वो एक नेटवर्क होता है जहाँ पर कि हम जो है एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाएगी, कंजम्पशन किया जाएगा। ये एक चेन सिस्टम होता है जिस इन्वेस्टर्स का, यानी जो लोग प्रोडक्ट को बनाते हुए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वेंडर्स आते हैं, बेचने वाले आते हैं, वर्कर्स आते हैं इसके अंतर्गत जो वर्कर होते हैं कार्य करने वाले, उसके अंदर जो है लेबरर्स भी होते हैं वर्कर टाइप ही। इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इस प्रकार से जो एंड प्रोडक्ट बेचा जाता है कंज्यूमर को, जिसको कि वो खरीदता है, ये एक आइडल स्कैनरियो दिखाई देता है प्रत्येक व्यक्ति को कि ये एक चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम में सबको फायदा मिलता चला जाता है। हकीकत में अगर रियलिटी में हम कहें तो ऐसा नहीं है। अब देखिए भाई, अगर हम कोई एग्जांपल लें टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के एग्जांपल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है जिसमें जो फार्मर होता है वो प्रोड्यूस करता है कॉटन का, जिसका यूज किया जाता है वेवर्स के द्वारा, जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा कपड़े को डेवलप करने के लिए। उसके बाद उसको भेजा जाता है फैक्ट्रीज में जहाँ पर वर्कर जो है एम्प्लॉयड होते हैं और वे उस प्रोसेस की प्रक्रिया में उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गारमेंट्स में, एक तैयार माल में। उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वे सप्लाई करते हैं फिनिश गुड्स प्रोडक्ट की। अगर एक्सपोर्टर हैं तो बाहर के देशों को भेज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने देश के अंदर अलग अलग स्थानों में उनको भेजते हैं मार्केट प्लेस पर, उसी स्थान पर जहाँ पर की मार्केट होती है, जहाँ पर की उसकी बिक्री की जा सकती है। द बायर ऑफ द गारमेंट इज द कंज्यूमर ऑफ दिस फिनिश प्रोडक्ट। और इस प्रकार से जो तैयार माल होता है उसका जो खरीदार होता है वो एक कस्टमर होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो सब इस चेन में अंतर्गत आती है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना और बार्गेन करना, सौदेबाजी करना। जो वर्कर और कंज्यूमर होते हैं इस चेन के अंदर, वे भी इसी से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्कर्स नीड टू बी गिवन मिनिमम वेज to lead a comfortable life and also have safe working condition not detrimental to their health or life. जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाती है ताकि वे कंफर्टेबल जीवन व्यतीत कर सकें, और एक सेफ वर्किंग कंडीशन उनको दी जाती है ताकि उनके हेल्थ और लाइफ को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचे। दूसरी बात, जो बायर होता है शुड नॉट बी अनरीजनेबली चार्ज फॉर द प्रोडक्ट। उससे प्रोडक्ट का कोई भी ऐसा वसूली नहीं की जानी चाहिए कि जिसको वो अफोर्ड न कर सके। इसी प्रकार से सिमिलरली जो इंटरेस्ट
होता है अदर पीपल का, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस चेन में, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको भी सुरक्षित रखा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल इन्वॉल्व इन दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, द गवर्नमेंट हैज मेड लॉ टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड आल्सो कर्ब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल एट द वर्क प्लेस। लॉ टू प्रमोट सोशल जस्टिस आर ड्राइव्ड आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, right to life and right against exploitations। लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस जटिल प्रक्रिया से गवर्नमेंट जो है एक कुछ कानून बनाती है ताकि अनफेयर प्रैक्टिस जो है इसमें बाधा न पहुंचाए, लोगों का अननेसेसरी जो है शोषण न हो और उनको सामाजिक न्याय मिले। और इसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट भी ड्राइव किए गए हैं। उनमें एक है राइट टू लाइफ और दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण न हो, शोषण के खिलाफ अधिकार और जीवन का अधिकार। इसके बाद आता है मिनिमम वेज एक्ट। 1948 में एक कानून पास किया गया, मिनिमम वेज एक्ट का न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन किया गया वर्कर्स को, और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए एक मिनिमम वेज एक्ट का निर्धारण किया। इट आल्सो स्पेसिफाइज these ways should be revived and revised at regular interval at least once in 5 years। और इसके लिए ये भी किया गया कि जो ये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है इसको रिवाइव्ड किया जाएगा और रिवाइज करके जो है एक रेगुलर क्लास इंटरवल लगभग कम से कम 5 साल के अंतर्गत इसको जो है चेंज करते रहेंगे। द एक्ट इज लीगली नॉन बाइंडिंग but statutory payment of wage below the minimum wage rate amount to forced labor। Wage boards are set up to review the industry's capacity to pay a fixed minimum wage in such a way that they at least cover a family of forced requirement of food, shelter, clothing, education, medical assistance and entertainment। Under the law, wage rates in scheduled employment differ across states, sectors, skills, regions and occupations owing to difference in cost of living, regional industries, capacity to pay, consumption pattern etc। मतलब एक कानून निर्धारित किया गया कि भाई लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी और एक वेज बोर्ड की स्थापना की गई। उसके लिए एक मिनिमम वेज एक्ट निर्धारित किया गया ताकि वो उनको इतना पैसा मिल सके कि वे अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जैसे कि खाने की, रहने की, कपड़े की, एजुकेशन की और मेडिकल असिस्टेंस की और एंटरटेनमेंट की, वो पूरी की जा सके। इस लॉ के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई उसमें जो है अलग अलग स्टेट में और अलग अलग सेक्टर में और उनके अलग अलग स्किल के आधार पर अलग अलग रीजन में अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। अब इसके बाद इसमें आता है सिंस ईच स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू इंडिपेंडेंटली फिक्स द मिनिमम वेज ऑफ वर्कर्स देयर आर चांसेस ऑफ डिस्पैरिटी, हेंस देयर इज नो सिंगल यूनिफॉर्म मिनिमम वेज रेट अक्रॉस द कंट्री एंड द स्ट्रक्चर हैज बिकम ओवरटली कॉम्प्लेक्स। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने
पावर दी इंडिपेंडेंटली, सबको जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की वर्कर के लिए, इसलिए इसमें एक डिस्पेरिटी उत्पन्न हो गई। सब जगह एक यूनिफॉर्म मिनिमम वेज निर्धारित नहीं की गई, जो कंट्री के लिए थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्थिति बन गई। इसके बाद आगे पढ़ाएंगे भाई कल। यहाँ तक की रीडिंग सब बच्चे अच्छी तरह से कर लें।